मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु के वेश में घूम रहे मुस्लिम समुदाय के एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि वो लड़का हिंदू समुदाय की एक लड़की के साथ होटल में रुका हुआ है। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता उस होटल के बाहर पहुंच गए और उस लड़के को बाहर बुलाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। आरोप लगाया गया कि कुछ शुरुआत में उस लड़के ने उन्हें अपना फर्जी नाम बताया, लेकिन इसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना असली नाम बता दिया। जितना पूछूं सिर्फ उतना बताना। क्या नाम है तेरा? जाफर। मैंने तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया? मैंने शिवजी को बहुत प्यार करता हूं। तूने मेरे को नाम क्या बताया था? दिलदार बता। किसके साथ आया? किसके साथ आया? फटाफट जवाब दे। बजरंग दल के कार्यकर्ता एक के बाद एक उससे सवाल पूछते रहे। इस दौरान जब डर की वजह से उसे जवाब देने में देरी हो गई तो उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। इसके बाद वो दोबारा उससे सवाल जवाब करने लग गए। कौन सी लड़की के साथ आया? रेनू के साथ। तेरी कौन है वो? भाई मेरी शादी हुई थी उसके साथ। शादी हो गई? और ये सुनते ही तो जैसे उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन लोगों ने मार मार कर उस लड़के के सिर से खून निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि वो लड़का अपनी पहचान छिपाने के लिए साधु के वेश में घूम रहा था, जबकि उस लड़के ने दावा किया कि वो शिव भक्त है और इसीलिए उस रूप में उज्जैन में घूम रहा था। लेकिन गुस्से से आग बबूला उन कार्यकर्ताओं ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बीच सड़क पर उसे बेरहमी से मारते रहे। उसका नाम जफर है, दिल्ली से एक हिंदू लड़की को लेके आया है और ये पंडित की वेशभूषा में घूम रहा है। सर पे आप टीका देख सकते हैं, गले में माला देख सकते हैं, ये इसकी वेशभूषा आप देख सकते हैं, धोती कुर्ते में है। और इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन लोगों को शांत करवाया और मुस्लिम समुदाय के उस लड़के को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस थाने में उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि वो लड़का हिंदू समुदाय की जिस लड़की के साथ घूमने आया था वो उसे पहले से जानती थी। इसने हमको तो जो नाम बता रहा है वो नाम का आधार कार्ड भी दे रहा है और लड़की को भली बात ही पता है कि ये किस नाम का और किस एरिया का रहने वाला है। एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच तेज कर दी। उधर राजस्थान के अजमेर में हिंदू समुदाय की एक लड़की के मुस्लिम समुदाय की लड़की के साथ जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। वो लड़की 2 फरवरी को उस लड़के के साथ भाग गई थी। परिवार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ निकाला, लेकिन कहानी तब पलट गई जब लड़की ने पुलिस को बताया कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ रहना चाहती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को वहां से भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही उस लड़की के परिवार वालों ने पुलिस थाने के बाहर हंगामा कर दिया। उन्होंने खुद के ऊपर केरोसिन तेल डाल दिया और आत्मदाह करने की धमकी दी। लड़का मोमेडन है और हमें हिंदू, तो मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा के मर जाऊंगा। मैंने केरोसिन डाल रखा है मेरे ऊपर। उस लड़की का पूरा परिवार पुलिस थाने के बाहर वाली सड़क पर बैठ गया। उन्होंने पुलिस से उनकी बेटी को लौटाने की मांग की। इस दौरान उस लड़की के माता पिता फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। उस पुलिस थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उस लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी पुलिस थाने में ही है, लेकिन पुलिस वाले उसे उसके माता पिता के हवाले नहीं कर रहे, जबकि पुलिस के मुताबिक वो लड़की बालिग है और उसने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई थी और उसी के साथ रहना चाहती है। और इसी बात को लेकर वहां बवाल मच गया। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उनके मुताबिक पुलिस उस लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वो बालिग है और वर्तमान में खैर उसका कहना यह है कि साहब मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। उस लड़की की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के से फोन पर बात की थी। उन्होंने उसे समझाया भी था, लेकिन इसके बाद भी वो 2 फरवरी को उसे भगा कर ले गया। तो उससे बात करी मैंने 2 दिन पहले उस लड़के से, मैंने कि तू मुसलमान है, हिंदू होता तो मैं तेरी करा देती, पर तू मोमडन है तो ठीक है आंटी जी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस लड़के ने उसकी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया और इसीलिए उसने अपने माता पिता के बजाय उस लड़के के साथ जाने की जिद पकड़ ली। और इस मामले की जानकारी मिलते ही कुछ लोगों ने उस पुलिस थाने के आसपास मौजूद दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के मुताबिक वो लोग इस मामले के विरोध में उन दुकानों को बंद करवाने पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि इस दौरान उन लोगों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और मारपीट भी की। पूरा देखो ना, कांच तोड़ दिया, बच्चियां तोड़ दी। मेरे भाई को मार रहे क्यों भाई? क्या हुआ? क्यों मार रहे हैं इसको? कुछ लोग उन दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाते नजर आए। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई।
कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि वो दुकान बंद करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की। इसे लेकर पुलिस ने भरोसा दिया कि अगर किसी भी दुकानदार ने तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज करवाई तो वो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इधर मुंबई के नजदीक ठाणे के मीरा भयंदर इलाके में टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बवाल खड़ा हो गया। मीरा भयंदर इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है, लेकिन नगर निगम चुनाव में वहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इसके बाद बीजेपी ने कई ऐसे प्रस्ताव पेश कर दिए जिस पर हंगामा हो गया और उनमें मीरा भयंदर के नया नगर में टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने साफ कर दिया कि टीपू सुल्तान के नाम का कोई भी चौक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीपू के नाम का कोई भी चौक हम लोग इधर सहन करेंगे नहीं। ऐसा कोई मांग कर रहे होंगे तो वो अपने पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास निकल जाए, उनकी इधर जगह नहीं। पूरा विवाद मालेगांव नगर निगम की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ था। हालांकि विरोध के बाद तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन डिप्टी मेयर ने दावा किया कि उनके ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाई जाएगी। तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, वहाँ टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर भी इंशाअल्लाह हमारे ऑफिस में रिपेयरिंग के बाद लगेगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदू समाज नाम के संगठन ने टीपू सुल्तान के पुतले भी जलाए। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर का दूध से अभिषेक किया। उधर बिहार के पटना में बोरे के अंदर से शव निकलने से हड़कंप मच गया। पटना के मसौड़ी इलाके में बोरे के अंदर से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की पहचान विक्की कुमार के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक विक्की की पत्नी का अपने जीजा के साथ अवैध संबंध है। आरोप है कि विरोध करने पर महिला के जीजा ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गो तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस बहरोड़ा गांव के जंगल में गो तस्करों को पकड़ने पहुंची थी और उसी दौरान बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके कुछ साथी वहां से भाग निकले। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किया गया तो एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। दिल्ली पुलिस ने लोगों से करोड़ों की ठगी करने के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लोगों का पहले भरोसा जीतते थे और फिर कमेटी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ लेते थे। पुलिस ने दोनों को उत्तर प्रदेश के रामपुर से पकड़ा। इधर दिल्ली के द्वारका में जिस नाबालिग लड़के ने अपनी कार से बाइक चला रहे साहिल नाम के युवक को रौंदा था, उसका एक नया वीडियो अब सामने आया। वो वीडियो हादसे के तुरंत बाद का बताया गया। उसमें वो अपनी बहन के साथ हादसे के बाद वहां जमा हुए लोगों से बहस करता दिखाई दिया। इसी महीने की 3 तारीख को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हादसा हुआ था और उस भयानक हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई थी। उस हादसे के ठीक बाद का एक वीडियो सामने आया। 3 फरवरी के उस वीडियो में आरोपी नाबालिग लड़का और उसकी बहन हादसे वाली जगह पर मौजूद लोगों से बहस करते दिखाई दिए। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी कार से बाइक सवार युवक को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नाबालिग की बहन बार बार ये दोहराती रही कि जिस युवक की हादसे में मौत हुई वो बहुत तेज बाइक चला रहा था। ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है भाई। इतनी स्पीड में गाड़ी इधर आजा। जबकि हादसे के बाद वहां पहुंचे लोग इस बात का दावा करते रहे कि बाइक चला रहे युवक की कोई गलती नहीं थी और लोगों के मुताबिक जिस कार से हादसा हुआ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसी वजह से वो बेकाबू हो गई थी। लेकिन वो दोनों भाई बहन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उल्टा वो दोनों इस बात पर अड़े रहे कि उनकी कार की स्पीड कम थी और बाइक की स्पीड ज्यादा थी और उसी वजह से उनकी कार की बाइक से टक्कर हो गई थी। लेकिन लोगों ने दावा किया कि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। हादसा इतना भयानक था कि कार से टक्कर के बाद बाइक के परखचे उड़ गए थे। वीडियो में बाइक के टूटे हुए हिस्से सड़क पर हर तरफ बिखरे नजर आए। सड़क के किनारे हादसे का शिकार हुआ युवक भी पड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। लोगों ने दावा किया कि हादसे के तुरंत बाद ही उसकी मौके पर मौत हो गई थी। यही बंदा है दोनों। भाई घूम गया बंदा। बाइक को टक्कर मारने के बाद वो कार सड़क के किनारे खड़ी एक टैक्सी से भी भिड़ गई थी। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार की टक्कर से टैक्सी का पिछला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया था। मतलब उस बेकाबू कार ने पहले बाइक को उड़ाया था और फिर सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकरा गई थी
उस वक्त टैक्सी में उसका ड्राइवर भी बैठा था, जो बुरी तरह घायल हो गया था। बाद में आसपास के लोगों ने उस टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उस नाबालिग लड़के और उसकी बहन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी। उनके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें किसी तरह का कोई पछतावा है, जबकि उस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हादसे के बाद वो दोनों बड़े आराम से चलते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां लोगों की भीड़ जमा थी। इस दौरान वो नाबालिग लड़का लगातार किसी से फोन पर बातचीत करता दिखाई दिया। और तो और उन दोनों भाई बहन ने वहां मौजूद लोगों को ये तक समझाने की कोशिश की कि हादसा उनकी गलती से नहीं हुआ। उस नाबालिग लड़के ने दावा किया कि उसकी कार 50 से 60 की स्पीड पर चल रही थी। इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं, बंदा मर गया है, बंदा मर गया। नहीं ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? गाड़ी देख रहा मैं पे रहा। हालांकि लोगों के विरोध करने के बाद वो दोनों तुरंत वहां से चले गए थे। इसके बाद लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी थी और जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई थी। दावा किया गया कि पुलिस ने हादसे का शिकार हुए उस युवक को अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस हादसे का एक दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में वो कार तेजी से द्वारका इलाके की एक सड़क से गुजरती नजर आई। जिस सड़क पर वो कार दौड़ रही थी उस पर कोई डिवाइडर नहीं था, बल्कि सड़क के बीच में सिर्फ एक सफेद पट्टी दिखाई दी। जिस कार से हादसा हुआ वो कार सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उस दौरान एक बाइक कार की चपेट में आने से बच गई थी। तभी उसी सड़क पर सामने से एक बस आ गई। बस को देखकर उस नाबालिग लड़के ने कार को झटके से बाईं तरफ मोड़ दिया। दावा किया गया कि उसी वजह से वो कार बेकाबू हो गई थी और उसने सामने से आ रही बाइक को उड़ा दिया था। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जब बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। हादसे के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया था, लेकिन हादसे के ठीक 7 दिन बाद 10 फरवरी को उसे जमानत मिल गई थी। और नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद हादसे में मारे गए युवक की मां ने इसका विरोध किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। दूसरी तरफ नाबालिग लड़के के पिता ने हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां से माफी मांगी और दावा किया कि हादसे के दिन वो दिल्ली में नहीं थे। उनके मुताबिक जैसे ही उन्हें हादसे के बारे में पता चला वो तुरंत दिल्ली आ गए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान नाबालिग लड़के के पिता ने माना कि उनके बेटे की गलती की वजह से हादसा हुआ था। उन्होंने हादसे में मारे गए युवक की मां से माफी भी मांगी। बहुत सॉरी, बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश मैं उसका पालन करूंगा। दावा किया गया कि हादसे के दौरान नाबालिग लड़का और उसकी बहन सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे, लेकिन नाबालिग के पिता ने इस बात से इनकार कर दिया। क्या पहले भी वो गाड़ी लेके निकले थे, ऐसी रील्स बनाया करते थे? नहीं, ये मुझे सब ज्ञान में नहीं था और रील्स नहीं, वीडियो था, एक छोटा वीडियो है जो आप भी देख सकते हैं। उनके मुताबिक हादसे में उनके दोनों बच्चों को भी चोट लगी थी। उन्होंने दावा किया कि वो जांच में पुलिस की हर तरह से मदद कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक नई फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर हंगामा खड़ा कर दिया। यादव समुदाय के लोगों ने फिल्म की कहानी पर ऐतराज जताया और यादव समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाया। इससे पहले फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर हंगामा हुआ था। फिल्म के नाम का ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने विरोध किया था और घूसखोर पंडित की तरह फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर हंगामा खड़ा हो गया। संभल में फिल्म के नाम पर यादव समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई और फिल्म के निर्माता और हीरो हीरोइन पर कार्रवाई की मांग की। फिल्म में यादव समुदाय की एक लड़की और मुस्लिम युवक के बीच प्रेम कहानी दिखाई गई है। आरोप लगाया गया कि इस फिल्म के जरिए यादव समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। यादव समाज को बेइज्जत करने के लिए दूसरे अन्य धर्म के लड़के को लड़का दिखाकर उसमें लव जिहाद दिखाया है। इसका शीर्षक जो है वो बिल्कुल गलत है। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सिनेमा घर के मालिकों को फिल्म दिखाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। हमारे जनपद में हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। यदि कोई भी सिनेमा संचालक चलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने यादव समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दम घुटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में 2 मंजिला मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद धुएं की वजह से एक व्यक्ति बेहोश हो गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये पता नहीं चल सका कि मकान में आग कैसे लगी थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलटने से भीषण आग लग गई। हादसे में टैंकर का ड्राइवर और एक व्यक्ति झुलस गए।
आरोप लगा कि ड्राइवर नशे की हालत में था। इससे उसका संतुलन बिगड़ा और टैंकर बिजली के खंभे से टकरा गया। राजस्थान के एक दौसा में एक चलती कार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से वो गाड़ी गुजर रही थी, तभी उसमें आग भड़क गई। आनन फानन में उस कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लगी। उधर बिहार की राजधानी पटना के मसौड़ी परीक्षा छूटने की वजह से एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। एक रोज पहले कोमल नाम की वो छात्रा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए बरनी इलाके में मौजूद एक परीक्षा केंद्र पर गई थी, लेकिन देरी से पहुंचने की वजह से उसे परीक्षा केंद्र में जाने नहीं दिया गया था। छात्रा और उसके परिवार वालों ने काफी मिन्नतें भी की थी, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने थे। इसी वजह से छात्रा परीक्षा नहीं दे पाई। परीक्षा केंद्र से वो छात्रा रोते हुए घर लौटी थी। परिवार वालों ने उसे काफी समझाया बुझाया था। दावा किया गया कि शाम के वक्त वो लड़की घर से अकेली निकल गई और फिर ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। छात्रा की मौत के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। लोगों ने परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वाले छात्र को रोकने वाले नियम पर सवाल उठाए। अच्छा कानून नहीं बनाया है। मान लिया जाए कि इतना साल से पढ़े लिखे है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए अति कर देता है, एंट्री नहीं देता है, कि गलत है। लोगों ने सरकार से अपील की कि परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट की देरी से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, ताकि छात्रों की साल भर की मेहनत बेकार ना हो। बिहार में 17 फरवरी से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले ही दिन कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया गया और उसकी वजह से देर से पहुंचने वाले छात्रों ने बवाल कर दिया था। गोपालगंज के एक परीक्षा केंद्र पर तो छात्र गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश करते नजर आए थे। इसी तरह मधुबनी और आरा में भी देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री नहीं मिलने पर हंगामा मच गया था। छात्रों ने दावा किया था कि सड़कों पर जाम लगने की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच सके। पूरे जाम थे, इसलिए हम वहाँ पे रुक गए ना। यहाँ पे आई 9:08 ने, तो ये सब घुसने नहीं दिए हमको। परीक्षा केंद्रों पर देरी से पहुंचने पर छात्रों को रोकने और एक छात्रा की जान देने का मुद्दा बिहार विधान परिषद में भी गूंजा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस पर सवाल उठाए। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आप भेजिएगा तो उन बच्चियों को जाने में कठिनाई होती है। सरकार से मांग की गई कि जिनकी परीक्षा छूट गई उनकी परीक्षा फिर से ली जाए, ताकि आहत होकर कोई छात्र खुदकुशी ना करे। इधर बिहार के जहानाबाद में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली उस छात्रा के परिवार को धमकी दी गई, जिसकी पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में छात्रा का रेप किए जाने की पुष्टि हुई थी। उसी छात्रा के घर के अंदर एक पर्चा फेंका गया और उसमें परिवार के बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। वो छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को वो हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी और फिर 11 जनवरी को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद पटना के कारगिल चौक पर शव रखकर उसके परिवार वालों ने बवाल कर दिया था। छात्रा जिस हॉस्टल में रहती थी उसमें पथराव और तोड़फोड़ भी किया गया था। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी। हंगामा बढ़ने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसी दौरान छात्रा के परिवार को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरा पर्चा उनके घर में पाया गया। पर्चे पर बेटे को 2 दिनों के अंदर मारने की धमकी दी गई। लगातार धमकी मिल रही है, हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं और यह उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले। छात्रा के परिवार वालों ने दावा किया कि पर्चा खिड़की के बाहर से घर के अंदर फेंका गया और धमकी भरा पर्चा मिलने के बाद छात्रा के परिवार वालों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और सीबीआई की टीम को दी। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमकी भरा पर्चा किसने फेंका था, क्योंकि ये दूसरी बार है जब छात्रा के परिवार वालों को इसी तरह पर्चा फेंककर धमकी दी गई। इससे पहले 14 फरवरी को भी घर के अंदर किचन में एक पर्चा मिला था। उसमें भी छात्रा के परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। परिवार के लोगों ने दावा किया कि दोनों पर्चे पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग है। उन्होंने शक जताया कि उन्हें परेशान करने और धमकी भरे पर्चे फेंकने के पीछे में गांव के लोग शामिल हो सकते हैं। बच्चा का द्वारा लिखा गया है तो इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है। अब कौन है क्या है ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। लड़की के परिवार वालों को दूसरी बार धमकी मिलने के बाद पुलिस और सीबीआई की टीम ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी। इसके अलावा सीबीआई की टीम छात्रा की मौत और रेप के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए परिवार के लोगों के साथ कई दूसरे लोगों से पूछताछ कर चुकी है।
उधर माता वैष्णो देवी के लिए बन रहे रोपवे के विरोध में एक दिन के लिए कटड़ा बंद बुलाया गया। इस दौरान पूरे कटड़ा के बाजार बंद नजर आए। इसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी दुकानें भी बंद कर दी गईं। वहां घोड़े, खच्चर और पिट्ठू कुछ नहीं मिले, क्योंकि लोगों ने रोपवे के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते दिखे। उनका कहना है कि यहाँ पर रोपवे लगाना मतलब आस्था के साथ खिलवाड़ करना। देखिए काफी तादाद में यहाँ कटरा निवासी मौजूद है और पूरा का पूरा कटरा जो है आज बंद है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति नाम के संगठन ने एक दिन का बंद बुलाया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रोपवे के बनने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। कटरा चाहे वैष्णो देवी ट्रैक है, घोड़ा पिट्ठू पालकी टोटली जो बंद किया है। दूसरी तरफ उनके इस प्रदर्शन की वजह से वहां यात्रा करने आए लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। इधर वो आया तो दुकानें बंद, सब कुछ बंद। हमें कोई दूध चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, पानी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसकी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। कटड़ा में ताराकोट मार्ग से लेकर सांझी छत तक करीब 12 किलोमीटर लंबा रोपवे बनना है। इससे वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने में 45 से 50 मिनट लगेंगे, जबकि अभी वैष्णो देवी मंदिर के भवन तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। वहां के कारोबारियों का ये दावा है कि रोपवे शुरू होने से घोड़े और खच्चर चलने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानों से खरीदारी भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान होगा। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में ट्रक ने सड़क पर कई गाड़ियों को टक्कर मारकर कोहराम मचा दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला इलाके में एक ट्रक ने सड़क पर खड़े 10 से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में करीब 6 लोग घायल हो गए। इस दौरान कई ऑटो को नुकसान पहुंचा। ट्रक के ड्राइवर पर आरोप लगा कि उसने ट्रक चलाने के दौरान लापरवाही बरती, जिससे हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। जानकारी के मुताबिक काफिले की एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे वाली गाड़ियां उससे टकरा गईं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ लोगों ने ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाली कंपनी के कर्मचारी से मारपीट की। उन लोगों ने उस लड़के की मोटरसाइकिल को घेर लिया। बताया गया कि आरोपियों ने उसका सामान छीन लिया और जब उस लड़के ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उधर महाराष्ट्र के बारामती में एक लड़की के अपहरण की कहानी तब पलट गई जब उस लड़की ने एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि 2 आरोपियों ने उस लड़की की मां और भाई की आंखों में मिर्ची झोंककर उसका अपहरण किया था, लेकिन उस लड़की ने दावा किया कि उसका अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी मर्जी से गई थी। और इसके बाद अपहरण की कहानी में नया मोड़ आ गया, क्योंकि 21 साल की लड़की के अपहरण की खबर फैलते ही बवाल मच गया। बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पुणे सोलापुर हाईवे भी जाम कर दिया। उन लोगों ने सड़क के बीचों बीच आग लगाकर इस घटना का विरोध जताया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान जाहिर शेख और अहान शेख के रूप में हुई। दावा किया गया कि उस लड़की और आरोपियों के बीच मैसेज और कॉल से कुछ बातचीत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को ढूंढने के लिए 4 टीमें बना दी, लेकिन इस बीच उस लड़की ने वीडियो जारी कर दावा किया कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस की मौजूदगी में महिला वकील और वहां मौजूद दूसरी महिला के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। घटना उस वक्त हुई जब कोर्ट के आदेश पर एक टीम घटना वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची थी और वहां हुए विवाद के बाद महिला वकील ने दूसरी महिला को लात मार दी। फिर बीच सड़क पर उनके बीच मारपीट होने लगी। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद एक और महिला इस मारपीट में शामिल हो गई। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच हो रही मारपीट बंद नहीं हुई। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड। और उसके बाद मारपीट करने वाली दोनों महिलाओं को वहां मौजूद एक गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन वो महिला वकील भी वहां पहुंच गई। वो उन्हें खींचकर गाड़ी से बाहर निकालने लगी। बंद कराओ, बंद। सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने ये विवाद शांत करवाया। उधर दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में लॉकर से सोने के गहने गायब होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। अपनी सास के साथ बैंक पहुंची एक महिला ने दावा किया कि करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के गहने उन्हें लॉकर खोलने पर मिले ही नहीं, जबकि इस मामले में बैंक की तरफ से यह सफाई दी गई कि लॉकर से गहने गायब होने में बैंक के किसी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अपनी सास के साथ बैंक पहुंची उस महिला ने लॉकर में रखे सोने के गहने गायब होने का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया।
उन्होंने बैंक लॉकर से अपने गहनों की चोरी का आरोप लगा दिया और बैंक के बाहर गहनों के खाली डिब्बे और बैग दिखाती नजर आई। जितना भी गोल्ड लगा था वो सारा चला गया। इनका कुछ 35 तोले था, मेरी जेठानी का थोड़ा ज्यादा था, 45 तोले था जो उनको शादी में मिला था। मेरा 25-30 लाख रुपए का था, सब कुछ चला गया। एवरीथिंग इज लॉस्ट, 0 आइटम है उसके अंदर। हंगामे के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की कीर्ति नगर शाखा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामे की खबर बैंक के कर्मचारियों ने पुलिस और अपने बड़े अधिकारियों को दे दी। वो महिला बैंक के अंदर एक अधिकारी से बहस करती दिखी। आप भी पढ़ी लिखे, ऐसे इंस्टिगेट प्लीज मत करिए। मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम ऑलरेडी इंस्टिगेटेड। छोड़ दो यार, मैं ये वीडियो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग जब देख रहे हैं तो ऐसे मत करिए। हंगामा कर रही महिला से बैंक के अधिकारी ने अपील की कि वो ऐसा करके लोगों को ना भड़काएं। बैंक के अंदर लॉकर से सोने के गहने गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पीएनबी की उस शाखा में जिन लोगों के लॉकर थे वो चिंता में पड़ गए। उन्होंने बैंक पहुंचकर तुरंत अपने अपने लॉकर चेक करने की मांग शुरू कर दी और इसकी वजह से बैंक में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ग्राहकों में ये बेचैनी बढ़ गई कि कहीं उनके लॉकर से भी तो कुछ गायब नहीं हो गया। वो अपने अपने लॉकर चेक करने आ रहे हैं। जब पूरे मोतीनगर में बात फैल गई तो सब जिनका लॉकर है वो चेक करने आ रहा है, क्योंकि जीवन भर की पूंजी लॉकर में ही होती है। हंगामे की खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि बैंक लॉकर के टूटने या जबरन खोले जाने के संकेत नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक लॉकर रूम और आसपास भी सब कुछ सामान्य पाया गया। जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि जिस महिला ने लॉकर से गहने गायब होने का आरोप लगाया, उनका जॉइंट लॉकर था, यानी लॉकर उनके और उनकी सास के नाम पर था और दोनों ही उसे ऑपरेट कर सकती थी। जांच में ये भी पता चला कि लंबे वक्त से वो लॉकर बंद पड़ा था। 17 फरवरी 2026 को लॉकर चेक किया था तो उन्हें सोना नहीं मिला और खाली डिब्बे लेकर वो बाहर आए। उसके बाद काफ़ी देर तक हंगामा बरपा रहा। पुलिस को कॉल की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया है। जो बैंक के अंदर का फुटेज है उसको चेक किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने में जुट गई कि लॉकर से सोने के गहने कैसे, कब और किन परिस्थितियों में गायब हुए। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक की तरफ से तुरंत सफाई आ गई। हंगामे की खबर मिलते ही बैंक के कई अधिकारी कीर्ति नगर शाखा पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की और अफरा तफरी के बीच बैंक पहुंचकर अपने लॉकर की जांच करने की मांग कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। नीरज कुमार ने दो टूक कहा कि इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों की कोई गलती नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से लॉकर अलॉट करने और उसे ऑपरेट करने के नियमों का हवाला देकर उन्होंने बैंक का बचाव किया। फेसी ये उनका आरोप गलत मुझे लगा। बैंक के तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि किसी भी लॉकर ऑपरेशन को कभी भी मना नहीं किया। पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड नीरज कुमार ने लॉकर से सोने के गहने गायब होने का दावा करने वाली महिला पर बेवजह अफरा तफरी फैलाने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ग्राहकों को परेशान करने का प्रयास किया गया, बैंक की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, तो हम लोग निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। नीरज कुमार के मुताबिक घटना की जानकारी सामने आने के बाद ग्राहकों की चिंता को देखते हुए करीब 180 से ज्यादा लॉकर धारकों को बुलाकर उनके लॉकर चेक करवाए गए। जांच के दौरान किसी दूसरे लॉकर में टूट फूट या सामान गायब होने की शिकायत सामने नहीं आई। उधर बिहार के गयाजी में एक यूट्यूबर की मौत के बाद उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। राहत अली खान नाम के यूट्यूबर के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया। इसके बाद उन्हें गयाजी के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बताया गया कि वहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राहत अली खान की मौत के बाद उनके परिवार में मातम पसर गया। अस्पताल में परिवार वालों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत अली खान की पत्नी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। इसकी माँ का, इसके बाप का, इसके भाई का पूरा हाथ है। इसको हमेशा माइंडली मेंटली इसको डिस्टर्ब करके रख दिया था और कल की रात में 8:30 बजे रात में इसको जहर दे दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 4 साल पहले राहत अली खान की शादी हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उस वक्त परिवार ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। इसके बाद वो दोनों दोबारा साथ में रहने लग गए, लेकिन दावा किया गया कि कुछ वक्त बाद ही उनके बीच दोबारा झगड़े शुरू हो गए। आरोप लगाया गया कि इस बार जब झगड़ा हुआ तो राहत अली खान की पत्नी ने उन्हें चाय में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बॉबी कबूतर को गिरफ्तार कर लिया। वो 7 सालों से फरार था और उस पर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया था।
आरोप लगा कि उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले पंजाब में रहकर रेकी की थी। राजस्थान के जयपुर में एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद उस कॉलेज को खाली करवा दिया गया। पुलिस और बम स्क्वाड ने वहां पहुंचकर पूरे कॉलेज की तलाशी ली, हालांकि वहां कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। उस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया और पत्थर भी फेंके। बताया गया कि सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और उस दौरान वहां जैम जैसे हालात बन गए। उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस ने अंशुल धवन नाम के एक व्यक्ति को उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दोनों की कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी पर शक था और उसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। और पूछताछ में पता चला कि आरोपी अंशुल धवन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनकी पत्नी महक एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक अंशुल और महक 15 फरवरी को अपनी कार से हिसार से गुरुग्राम लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उन दोनों के बीच बहस हो गई। उसके बाद अंशुल ने पहले अपनी पत्नी का गला दबाया और फिर उसके ऊपर कैंची से 6 बार हमला किया। पुलिस के मुताबिक अपनी पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी ने अपने सिर पर भी चोट मार ली, जिससे कि वो खुद को बचाने के लिए पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुना सके। अपनी पत्नी पर हमला करने से पहले उसने अपने हाथों में दस्ताने पहने, जिससे कि जांच के दौरान उसकी उंगलियों के निशान पकड़ में न आए और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। और पुलिस के मुताबिक पत्नी की मौत होने के बाद आरोपी अंशुल ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और उन्हें लूट और हत्या की झूठी कहानी सुनाई। और पुलिस के मुताबिक अंशुल ने बताया था कि बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अंशुल ने रविवार की रात 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। उसने बताया कि कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की और उसी दौरान बदमाशों ने उनकी पत्नी का गला काट दिया। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो अंशुल की कहानियों में झोल दिखने लगा। वो बार बार बयान बदलता रहा और हमलावरों का हुलिया तक नहीं बता सका। और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल ली। अंशुल ने बताया कि वैलेंटाइन डे के दिन उसकी पत्नी के मोबाइल पर अनजान नंबरों से फोन और मैसेज आ रहे थे। उसकी वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र के पनवेल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि वो लड़का 10 फरवरी को अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। इसके बाद लड़की के पिता ने इंदौर के द्वारकापुरी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और गुमशुदगी की शिकायत मिलने पर पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट गई। बताया गया कि इस दौरान इंदौर के द्वारकापुरी इलाके के कुछ लोगों ने एक फ्लैट से बदबू आने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस उस फ्लैट में पहुंच गई और जब उसका दरवाजा खोला गया तो पुलिसकर्मी हैरत में पड़ गए। वहां एक पलंग पर बिना कपड़ों के एक शव पड़ा था, जो उस लड़की का बताया गया। दावा किया गया कि उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी कि उसके शव को देखकर पुलिस के अधिकारी भी घबरा गए। आरोप लगा कि उसके प्रेमी बताए जा रहे उस लड़के ने उस पर चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। जो युवती थी उसके मोबाइल फोन को इसने चेक किया था, पहले भी चेक करता रहा है उसके मोबाइल फोन को, तो उसमें मित्रों से जो बातचीत करती थी वो बात इसे पसंद नहीं थी। चैट्स वगैरह उसने देखी, उसी बात को लेके उत्तेजित हुआ, गुस्से में इनका विवाद हुआ और ये घटना घटित हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों एक साल से रिलेशनशिप में थे और 10 फरवरी को मिले थे, लेकिन इस दौरान उनके बीच झगड़ा हो गया था और आरोप लगा कि इस झगड़े के बाद उसने लड़की की हत्या कर दी थी। आरोप लगाया गया कि हत्या के बाद वो लड़की का फोन अपने साथ लेकर महाराष्ट्र भाग गया था। बताया गया कि इस दौरान उसने उस लड़की के फोन से उसके सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी की थी और उसके बाद उसने उस लड़की के मोबाइल फोन को पालघर के नाला सुपारा इलाके में तोड़कर फेंक दिया था। लेकिन इस बीच पुलिस उस लड़के तक पहुंच गई और उसे महाराष्ट्र के पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई, पूछ किया था, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं किया मैंने। वो लड़की और उसका प्रेमी बताया जा रहा वो आरोपी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पुलिस ने बताया कि उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। दावा किया गया कि उस लड़की के परिवार के लोग उस लड़के पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। उनकी आपस में बहस हुई, जिसके दो कारण थे। एक तो शादी को लेकर विवाद चल रहा था, लड़की पक्ष की तरफ से शादी के लिए दबाव था, और जो है आरोपी पक्ष शादी के से इनकार कर रहे थे। दूसरा ये था कि आरोपी को ये शक था कि लड़की जो है दूसरे लड़कों से भी बात करती। बताया गया कि वो लड़का प्रेमिका बताई जा रही उस लड़की पर शक करता था। दावा किया गया कि इस बात को लेकर 10 फरवरी को उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई थी।
और बताया गया कि उसकी हत्या किए जाने से कुछ घंटे पहले 10 फरवरी को उसके पिता उसे इंदौर में डीएम दफ्तर के पास छोड़कर गए थे, लेकिन अगले दिन 11 फरवरी तक वो अपने घर नहीं लौटी थी। इसके बाद परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच गए थे और लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी थी। लेकिन लापता होने की शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ दिनों बाद ही उस लड़की के पिता को उसकी हत्या की खबर मिली और उसके परिवार में कोहराम मच गया। आरोप लगा कि उसके प्रेमी बताए जा रहे उस लड़के ने उसकी हत्या करने के बाद वहां बैठकर शराब पी थी। इतना ही नहीं, बताया गया कि हत्या के बाद इंदौर से महाराष्ट्र के नाला सुपारा इलाके में पहुंचकर उसने तंत्र मंत्र भी करने की कोशिश की थी। वहाँ पे सुबह जाके कुछ तांत्रिक क्रियाएं की और उसकी आत्मा से बात करने का भी प्रयास किया। जब वो विफल हो गया तो फिर वो मुंबई की तरफ चला गया और वहाँ पे लोकल और मेट्रो में घूमता रहा। मंदसौर के रहने वाले हत्या के आरोपी लड़के पर पैसों के लिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा। उस लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उसने उस लड़की के आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं को निराधार बताया और उन्होंने सुरक्षा कारणों से दिल्ली में आवंटित हुए बंगले को खाली करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर परिसर में एक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा। भवन निर्माण समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया। बताया गया कि उस संग्रहालय में राम मंदिर आंदोलन के 500 साल के कानूनी इतिहास पर एक विशेष गलियारा भी बनाया जाएगा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सीएम ने नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के 24 प्लॉट कांग्रेस भवन ट्रस्ट को दे दिए। गौरव भाटिया के मुताबिक करीब 50 करोड़ कीमत वाली जमीन को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में आवंटित कर दिया गया। 50 करोड़ के प्लॉट कांग्रेस पार्टी को नकली गांधी परिवार को कितने में मिले? 2 करोड़ रुपए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मामूली विवाद में बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने सोनू राठौर नाम के नेता पर ताबड़तोड़ 7 वार किए। पुलिस के मुताबिक चाकू से वार करने के बाद हमलावरों ने उन पर फायरिंग भी की और उन्हें मरा हुआ समझकर फरार हो गए। इस हमले की खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने सोनू राठौर को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक सोनू राठौर पर हमला बजरंग दल के पूर्व नगर संयोजक अभिषेक विश्वकर्मा और उनके साथियों ने किया। पुरानी रंजिश इस कदर आगे बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर बजरंग दल के पूर्व संयोजक ने लाठी डंडे से हमला किया और गोली चला दी, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर पुलिस ने आनन फानन में दबिश दी और अभिषेक विश्वकर्मा को धर दबोचा। पुलिस को जांच के दौरान एक वीडियो मिला जिसमें अभिषेक विश्वकर्मा और उनके कुछ साथी सोनू राठौर पर लात घूंसे बरसाते और बुरी तरह पीटते दिखे। इस दौरान सोनू राठौर के कुर्ते पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उनकी पीठ से खून निकलता दिखा। सोनू राठौर के भाई की तहरीर पर अभिषेक विश्वकर्मा समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लोगों में आपस में पुरानी रंजिश रही है और जिसके तहत आज जिसको चलते हुए आज ये घटना घटित हुई है। अस्पताल में भर्ती सोनू राठौर के शरीर पर 8 जगह चाकू से हमले के निशान मिले। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला वहां की विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस ने बैंक और बीमा कंपनी की मिलीभगत से घोटाले का दावा करते हुए इसकी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी विधानसभा में स्वीकार किया कि राजस्थान के कई जिलों में फसल बीमा योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया और बीमे की रकम डकार ली गई। राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सवाल उठाए। फसल बीमा के नाम पे तो ऐसा घोटाला हो गया जो राजस्थान में कभी हुआ ही नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपील करूंगा, आप खुद किसान है, किसानों को बचाइए। राजस्थान में किसान लुट रहा है। जवाब देने के लिए खड़े हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सदन को इस फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बीमा कंपनी का नाम लेते हुए घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर कंपनी के लोगों ने, इसमें AIC कंपनी है, AIC कंपनी ने ये गड़बड़ घोटाला किया है और इसमें हमने दोनों प्रकरणों में FIR दर्ज करा दी है। किसानों की मदद के लिए चलाई गई इस योजना में घोटाले की चर्चा केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शुरू हो गई, क्योंकि आरोप लगाया गया कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों में बैंक के अधिकारियों और बीमा कंपनी ने मिलकर छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 1150 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार गए। यानी किसानों से जुड़ी इस योजना में भ्रष्टाचारियों ने अपनी कमाई की फसल लहलहा ली।
राजस्थान के कृषि मंत्री ने विधानसभा में दावा किया कि फर्जी दस्तावेज और फर्जी पते के जरिए बैंक और बीमा कंपनियों ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। तहसील गजनेर जो बीकानेर में है, वहाँ के उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, सो कार्ड डॉक्यूमेंट। गजनेर में जाके जब हमने दिखवाया तो वहाँ न तो उनके नाम जमीन थी, न कोई रकबा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई एक योजना है। इसका मकसद देश भर में किसानों को सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर आर्थिक मुआवजा देना है। योजना के तहत अगर फसल तैयार होकर खेत से बाजार जाने के बीच किसी आपदा की शिकार हो जाए तो भी किसान को बीमे का लाभ मिलेगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को बैंक में बीमा कंपनी के नाम पर मामूली प्रीमियम जमा करना होता है। नुकसान का आकलन होने के बाद बीमा कंपनी किसानों के खातों में क्लेम की गई राशि डाल देती है। लेकिन आरोप लगा कि राजस्थान में इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर फर्जी किसान, फर्जी जमीन और पूरी तरह फर्जी फसल की नुकसान रिपोर्ट तैयार की गई और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के जरिए मोटी रकम निकाल ली गई। मतलब बीमा कंपनियों ने जिन किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम किया गया पैसा बैंकों से निकाला, वो किसान तक नकली थे और उनके नाम पर कोई जमीन नहीं थी। यानी सब कुछ केवल कागजों पर ही दिखाया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया। शिकायत मिलने पर वो खुद जांच के लिए चूरू जिले के सालासर पहुंच गए। वहां उन्होंने स्टेट बैंक की एक शाखा में जांच की। कृषि मंत्री के मुताबिक जब उन्होंने फसल बीमा से जुड़े किसानों के दस्तावेज मांगे तो पहले तो बैंक के कर्मचारी आनाकानी करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने एक लिस्ट दी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक फसल बीमा योजना के तहत बनाई गई वो पूरी लिस्ट फर्जी निकली। इस लिस्ट में नाम किसान का अभय कुमार है तो बाप का नाम भी अभय कुमार है। किसान का नाम रविंद्र है तो सनोप भी रविंद्र ही है। बैंक से मिली लिस्ट में किसानों के नाम पढ़कर कृषि मंत्री भी दंग रह गए थे। उन्होंने दावा किया कि बैंक और बीमा कंपनी ने मिली भगत करके इस तरह पूरे राजस्थान में करीब 1150 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। ये बहुत बड़ा गबन है। जब ऐसा कैलकुलेट किया हमने SBI से सभी बैंकों का तो करीबन 1150 करोड़ रुपए 15,000 किसानों का इस ढंग से इन्होंने डकाने की योजना बनी। कुछ तो डका लिया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस फर्जीवाड़े के पीछे संगठित गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई। उन्होंने इस घोटाले की जांच SOG से करवाने की घोषणा की। इधर चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी और उसी शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव कराया जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल, बिहार की 5-5 सीटें शामिल हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और ईद के मौके पर 3 दिन की सरकारी छुट्टी देने की मांग की। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 3 दिन की छुट्टी में अपने घर से दूर रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ ईद मना पाएंगे। ईद की समय बंगाल में जैसे और ज्यादा छुट्टी दिए, ये भी मांगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने असम में हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट लाने का दावा किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। जो कांग्रेस के लोग विदेशी लोगों से मिलकर इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं, उनको जवाब देना होगा। उधर देश भर से आ रही आवारा कुत्तों के आतंक की खबरों के बीच कर्नाटक के विजयपुरा से भी डरा देने वाली एक खबर सामने आई। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 6 साल की एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। वो बच्ची एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी और उस वक्त एक कुत्ता उसके पास खड़ा दिखाई दिया। वो उस कुत्ते को देखकर डर गई। इसके बाद उसने सामान लिया और वो चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वो आवारा कुत्ता उसके पीछे दौड़ पड़ा और उस पर हमला कर दिया। ये देखकर सड़क किनारे खड़ा एक और कुत्ता वहां आ गया। उसने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वहां आवारा कुत्तों का पूरा झुंड आ गया। उन्होंने 6 साल की उस मासूम बच्ची को घेर कर नोचना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लग गई। उसकी आवाज सुनकर उस दुकान में मौजूद एक महिला बाहर आई और उन कुत्तों को भगाया। तभी 2 और व्यक्ति वहां पर आ गए। उन्होंने उस बच्ची को खड़ा किया, लेकिन दर्द की वजह से वो बच्ची वहीं बैठ गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। उस बच्ची की आंख, हाथ और पैरों में कई गंभीर चोटें आईं। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक महिला ने सरेआम अपने पति की पिटाई कर दी। बताया गया कि उस महिला ने बाजार में घूम रहे अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ देख लिया था।
वो उनकी प्रेमिका बताई गई। दावा किया गया कि उन दोनों का काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी बात पर भड़की महिला अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बुर्का पहनकर पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने बीच सड़क पर अपने पति की पिटाई कर दी। उन्होंने भरे बाजार में जोरदार हंगामा किया। दावा किया गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले उनके पति का उसी स्कूल की एक शिक्षिका से प्रेम संबंध था। जानकारी मिली कि उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी तक लगा दी, जिससे उस महिला का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे के दौरान उस महिला की मां और 9 साल की बेटी भी वहां मौजूद रही। दावा किया गया कि पकड़े जाने के बाद उनके पति के साथ घूम रही दूसरी महिला वहां से फरार हो गई। लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी मां भी अपनी बेटी के समर्थन में उतर आई। इस दौरान सड़क पर जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भड़की महिला ने अपने पति का कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आकर उन्हें एक चाटा भी खींच दिया। इस पर उनके पति भी भड़क गए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी की गर्दन दबोच ली। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके उन्हें छुड़ा लिया। वो महिला वहां मौजूद लोगों से अपने पति की लगातार शिकायत करती रही। उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाले जाने पर भी नाराजगी जताई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। उस महिला ने बीच सड़क पर अपने पति को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि लोगों ने उन्हें शांत कराते हुए अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। उधर दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के नंद नगरी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि वो अपने बेटे से हुई मारपीट के बाद उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद आरोपियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने 3 महीनों में गुम हुए 122 मोबाइल फोन बरामद करने का दावा किया और उन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कीमत 12 से 13 लाख के बीच बताई गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने ट्रेन में टिकट चेक करने वाले राहुल कुमार नाम के टीटीई पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी को अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही एक छात्रा का रेप करने की कोशिश की थी। इधर जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर चल रहे एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फर्जी वेबसाइट और बैंक खातों के जरिए निवेश के नाम पर सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लोगों को भी निशाना बनाया और ठगी करके करीब 250 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह बेहद प्लानिंग से काम कर रहा था और इसकी जड़ें देश के बाहर तक फैली हुई थी। जो लोग चीट हुए वो हजारों में हैं, 600 लोग जो है वो गैंग चला रहे हैं और जो अकाउंट जिनके यूज हुए वो भी हजारों में हैं। इंटरस्टेट पूरा हम ये कहें कि अक्रॉस द कंट्री इसके तार जुड़े हो सकते हैं। यस यहाँ से पैसा, जैसे गांदरबल से पैसा वापस चला गया हरियाणा में उस इंडिविजुअल के अकाउंट पे जो मास्टरमाइंड है। गांदरबल के एसएसपी खलील पोसवाल के मुताबिक इस गिरोह के बारे में उस वक्त पता चला जब गांदरबल के साफापोरा इलाके के रहने वाले फिरदौस अहमद नाम के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही एक एसआईटी गठित की गई जिसमें साइबर एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया। घोटाले की जांच के दौरान एसआईटी ने बैंक रिकॉर्ड, संदिग्ध खातों के रिकॉर्ड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही संदिग्ध गतिविधियों की गहन पड़ताल शुरू की और पुलिस के मुताबिक पड़ताल के दौरान जो जानकारियां सामने आई उसे देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि ये गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और गूगल पर फर्जी निवेश और ट्रेडिंग फर्म चलाते थे और लोगों को निवेश के नाम पर लालच देकर धोखा देते थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देता था। जैसे ही पीड़ित निवेश के लिए पैसे जमा करते, रकम स्थानीय बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाती थी। इसके बाद उस पैसे को कई फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे राज्य और यहाँ तक कि विदेशों तक भेजा जाता था ताकि पैसों का ट्रेल पकड़ना मुश्किल हो जाए। जो यंगस्टर्स फील्ड में है वो नए अकाउंट अरेंज कर रहे हैं, जो जनधन योजना वाले, दूसरे गरीब लेबरर के, उनको बोलते हैं हम 5 से 6 हज़ार रुपये आप दे दो। बट वो एक कंपोनेंट है, पैसा उस अकाउंट में आ रहा है पब्लिक का जो चीट हुए हैं, उसके बाद निकल के कहीं और जा रहा है, उसकी लेयरिंग।
यानी पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जम्मू कश्मीर में काम करने वाले गरीब परिवारों को निशाना बनाते थे और उनसे उनके बैंक खाते और एटीएम कार्ड लिए जाते थे। बदले में उन्हें हर महीने पैसे दिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक इन्हीं बैंक खातों के जरिए ठगे गए लोगों की रकम घुमाई जाती थी। यानी बेहद बारीक प्लानिंग के तहत ये गिरोह ठगे गए पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करता रहता था। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिन पर बैंक खातों के क्यूआर कोड उपलब्ध कराने के आरोप लगाए गए और कुछ पढ़े लिखे दूसरे लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के रहने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से फर्जी बैंक अकाउंट, फर्जी दस्तावेज और कई बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए। गांदरबल के एसएसपी के मुताबिक घोटाले का मास्टरमाइंड हरियाणा के हिसार का रहने वाला है और उसका नाम एकांत योगदत्त उर्फ डॉक्टर मॉर्फिन है। पुलिस ने बताया कि योगदत्त ने फिलीपींस से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और इसी दौरान धोखाधड़ी की नई तकनीकें सीखी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मॉर्फिन के तार सीधे तौर पर चीन से भी जुड़ते मिले, क्योंकि वो कई बार चीन की भी यात्रा कर चुका है। पुलिस ने इस मामले की जांच टेरर फंडिंग के एंगल से भी शुरू कर दी। ये चाइना गया, वहाँ किससे मिला, इसकी क्या कम्युनिकेशंस रही, तो उससे हमें असरटेन करना है क्या ये पैसा अगर चाइना में गया या दूसरी जगह इसका कोई टेरर लिंक है कहीं किसी वेपन परचेज में, या उनमें तो नहीं कहीं पैसा यूज हो रहा है। पुलिस ने बताया कि एकांत योगदत्त उर्फ डॉक्टर मॉर्फिन 10 अलग अलग कोड नेम का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहा था। उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो चीन से लौट रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने फर्जी दारोगा बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि उस आदमी ने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की। पुलिस ने उसके पास से पुलिस की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र और पिस्तौल जब्त करने का दावा किया। ये नौकरी दिलाने के लिए स्कूल में एग्जाम आयोजित कराता था, साथ में होटल में कमरे को किराए पे लेकर के इंटरव्यू आयोजित कराता था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की मीरा भयंदर इलाके में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि आरोपी अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। उधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के धरदेई गांव में उस वक्त दहशत मच गई जब वहां पति पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। बताया गया कि वो दोनों सड़क हादसे में अपने बेटे की मौत हो जाने के बाद से बेहद दुखी थे। दावा किया गया कि उन दोनों ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी बनाया और उन दोनों ने अपने घर के आंगन में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनका शव नीम के पेड़ में साड़ी से बने फंदे से लटका हुआ मिला। जैसे ये खबर गांव में फैली, उनके घर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर उनके परिवार वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच शुरू की और मृतक कृष्ण कुमार पटेल की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद करने का दावा किया। परिवार वालों ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक सड़क हादसे में उनके बड़े बेटे की मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद से ही दोनों काफी परेशान रहते थे। परिवार वालों के मुताबिक बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। इस घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया और उनके घर के पास लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। जांच के लिए वहां पहुंची पुलिस ने उनके परिवार वालों के साथ आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। जांच के दौरान उनके मोबाइल फोन से एक वीडियो भी मिला। पुलिस ने दावा किया कि उन लोगों ने ये वीडियो आत्महत्या करने से पहले बनाया था और उस वीडियो में कृष्ण कुमार पटेल अपनी मौत के बाद बीमा की पूरी रकम बड़े भाई को देने की अपील करते नजर आए। ओ वकील भैया नमस्कार। अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे भैया तो हमार पुत्र आदित्य के क्लेम के पैसा ला मोर दोनों बड़े भैया खुलबहरा पटेल और जलबहरा पटेल ला दे देवे भैया, देवा देवे, यही तौर से प्रार्थना है। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया और इस केस की जांच में जुट गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान की हॉकी टीम को किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान लौटी टीम के खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान शकील अहमद बट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी, ना तो खाने की व्यवस्था की गई और ना ही रहने का इंतजाम किया गया था।
और शकील अहमद भट्ट ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ा। जिस फ्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। शकील अहमद भट्ट के मुताबिक हालात इतने खराब थे कि मैच से पहले खिलाड़ियों को खुद बर्तन तक साफ करने पड़े। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज्यादा। उन्होंने पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और इस दौरान शकील अहमद भट्ट ने पाकिस्तान की हॉकी टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर खिलाड़ियों के बीच भेदभाव करने का आरोप भी लगा दिया और इसी वजह से स्वदेश लौटते ही वो पाकिस्तान की सरकार से बार बार हालात को ठीक करने की अपील भी करते रहे, क्योंकि उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई थी और उसी पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान ने बगावत का भी ऐलान कर दिया। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड है हमारा, हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग करना है। जितने भी इदारे हैं, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का जल्द से जल्द नोटिस लेके इस पे एक्शन किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी टीम के मैनेजमेंट पर खिलाड़ियों में फूट डालने का भी आरोप लगा दिया। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। इन्होंने प्लेयर्स को सेपरेट करके एक बंदे को स्टिल पूछा कि आप हॉकी फेडरेशन के साथ हैं या माद भट्ट के साथ हैं। मैं इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि इतना फ़र्क क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और टीम मैनेजमेंट पर लापरवाही बरतने के लिए सवालों की झड़ी लगा दी और इसके साथ ही पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर खिलाड़ियों से झूठे बयान दिलवाने के भी आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में हुई किरकिरी से बचने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उन पर ऐसा करने का दबाव बनाया था और लाहौर पहुंचते ही उन्होंने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया से बदइंतजामी के जो वीडियो सामने आए थे वो बिल्कुल सही थे। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लिया जाए जो कि बच्चों के साथ ज्यादती की गई है। और उनके मुताबिक वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन पर झूठे वीडियो बनाने का दबाव बनाया गया। हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुँच गई है और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। इस दौरान शकील अहमद भट्ट ने टीम की बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विदेशी कोच की मांग की और सरकार से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। उधर पाकिस्तान की टीम ने T20 विश्व कप के सुपर 8 में जगह बना ली। पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में प्रवेश कर लिया। पाकिस्तान टॉप 8 में पहुंचने वाली 8वीं टीम बनी। कोलंबो में खेले गए ग्रुप ए के इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रनों का टारगेट दिया। जवाब में नामीबिया 18वें ओवर में 97 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के 34वें मैच में यूएई को 6 विकेट से हराकर विश्व कप में लगातार चौथी जीत हासिल की। दोनों टीमों का यह आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला था। पहले बैटिंग करते हुए यूएई ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाए। 123 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 14वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार 0 पर आउट हुए। द नेदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान अभिषेक पहले ही ओवर में बोल्ड हो गए। नोएडा में हुए MPL सीजन 5 में महर्षि यूनिवर्सिटी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली। फाइनल मुकाबले में बैनेट यूनिवर्सिटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे महर्षि यूनिवर्सिटी की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन को तेज कर दिया। काफी दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच उन अभ्यर्थियों ने अंगारों पर चलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस तैनात रही और पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ पानी की बौछार करके आग बुझा दी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने दोबारा लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें आग लगाने की कोशिश की ताकि उस पर चलकर प्रदर्शन कर सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो लगातार उन पर पानी बरसाती रही। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग भी नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जबरदस्त झड़प हो गई। काफी देर खींचतानी चलती रही। पुलिस वाले उन प्रदर्शनकारियों के हाथ से लकड़ियां छीनने की कोशिश करने में जुटे रहे।
इस दौरान एक प्रदर्शनकारी लकड़ियों के साथ जमीन पर लेट गए। पुलिस भी उन्हें घसीटकर लकड़ी छीनती दिखी। देखते ही देखते कुछ महिला प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गईं। उन लोगों ने जवानों के हाथ से पानी का पाइप छीन लिया। हालांकि महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और बेकाबू हालात को काबू में करने में जुटी रही। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा विभाग पर उनकी बात नहीं सुनने के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी 2023 के शिक्षा भर्ती प्रक्रिया के तहत करीब 2300 खाली पदों पर नियुक्ति नहीं की गई और इसीलिए वो लगातार प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। करीब 2 महीने से चल रहे आंदोलन के बाद प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। अगर हमें नियुक्ति नहीं दे सकते तो हमें मृत्यु दे, हम खुशी मरने के लिए तैयार हैं। इस बेरोजगारी से अच्छा मरना ही सही है। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों के आंसू भी छलक गए। उन लोगों ने उनकी मांग पूरी होने पर अपनी जान तक देने की चेतावनी दे दी। मैं कितना मुश्किल से पढ़ी हूँ। अगर शिक्षा मंत्री हम आदिवासियों को यहाँ पे 2300 लोग बैठे उनको अगर नियुक्ति नहीं दे सकते हैं तो अपने हाथ में जोड़े पहले। हंगामे के बीच पुलिस वाले कुछ अभ्यर्थियों को घसीटकर हटाते दिखे। इससे कुछ लोग जख्मी हो गए, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन लोगों ने मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान प्रशासन ने उन्हें समझाकर शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी। पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के दौरान कुछ लोगों को चोट आ गई, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। हंगामे के बीच उन अभ्यर्थियों ने पुलिस पर भी ज्यादती करने के आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। साथ ही उनकी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और भी तेज करने की चेतावनी दी। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर रहे लोगों ने एक आवारा कुत्ते के गले में ज्ञापन बांधकर उसे डीएम दफ्तर के परिसर में छोड़ दिया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने डीएम को दफ्तर से बाहर बुलाने की मांग की, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने बताया कि उस वक्त डीएम अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थी और इसीलिए वो ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आ पाई। और बताया गया कि प्रदर्शन कर रहे उन लोगों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपने से इनकार कर दिया। रीवा में डीएम दफ्तर के बाहर मौजूद उन लोगों ने उस आवारा कुत्ते के गले में वो ज्ञापन बांधा और उस कुत्ते को डीएम दफ्तर के अंदर छोड़ दिया। उन लोगों ने यूजीसी के नए नियम को लागू करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस बीच उन्होंने डीएम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ का प्रशासन कुत्ता जैसे हरकत कर रहा है, इसलिए ज्ञापन लेने नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने रीवा का एक कुत्ता ढूंढ के लाया, उसको ज्ञापन दिए है। इस दौरान उन्होंने सड़क जाम कर दी और वहां से गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी। बताया गया कि 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक वो लोग वहां धरने पर बैठे रहे और रीवा की डीएम को ज्ञापन सौंपने की जिद को लेकर उन्होंने जोरदार हंगामा किया। वो लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने उस ज्ञापन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया गया कि उस वक्त डीएम अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थी, जबकि एडीएम, एसडीएम और एएसपी समेत कई अधिकारियों के वहां मौजूद होने का दावा किया गया। लेकिन बताया गया कि प्रदर्शन कर रहे वो लोग उन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार नहीं हुए। इनसे बार बार कहा गया कि ये मुझे दे दे या फिर 5 लोग जाके कमिश्नरी में भी दे दे, और उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं और उन्होंने अपना इस तरीके से भी ज्ञापन दिया है, वो बहुत उचित तो नहीं है। उस आवारा कुत्ते के गले में ज्ञापन बांधकर उसे डीएम दफ्तर के अंदर छोड़े जाने को लेकर वहां मौजूद अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए उन लोगों ने पहले इजाजत नहीं ली थी और इसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि कई घंटों तक डीएम दफ्तर के बाहर सड़क पर जाम लगा रहा। इधर दिल्ली पुलिस ने ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली कंपनी ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस ने घर घर सामान पहुंचाने वाली ऑनलाइन कंपनी ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले दिल्ली के ख्याला इलाके में हुए 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। दावा किया गया कि जिस चाकू से हत्या की गई थी उसे ब्लिंकिट से खरीदा गया था। उत्तर प्रदेश के मऊ में ममता नाम की महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने पति के जिंदा रहते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया। और तो और आरोप ये भी है कि उन्होंने फर्जी कागजात की मदद से विधवा पेंशन लेना शुरू कर दिया। इस मामले का पता चलने के बाद डीएम ने जांच के आदेश जारी कर दिए। आईआईटी मुंबई के एक क्लासरूम में अचानक एक कुत्ता घुस आया। क्लास चलने के दौरान कुत्ते के अंदर पहुंचने पर कुछ देर के लिए पढ़ाई रुक गई।
क्लास के अंदर वो कुत्ता डेस्क के ऊपर चलता दिखा। थोड़ी देर बाद उसे सुरक्षित कैंपस से बाहर निकाल दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखनऊ से। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई। निराला नगर के सरस्वती कुंज में हुई इस मुलाकात में दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में हल्की बारिश के बाद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में पानी भर गया। बताया गया कि वहां अस्पताल परिसर के साथ ऑपरेशन थिएटर के पास वेटिंग एरिया भी पानी से लबालब हो गया और दावा किया गया कि पानी भरने की वजह से कई मरीजों के ऑपरेशन भी टल गए। ये ओटी वाला रूम है। राजस्थान के जयपुर समेत कई शहरों में बारिश हुई और बारिश के बाद पानी भरने की वजह से लोग बेहाल हो गए। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। वहां वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी वाइपर की मदद से पानी बाहर निकालते नजर आए, लेकिन अस्पताल के वार्ड ही नहीं बल्कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में भी पानी भर गया। इसकी वजह से नर्सिंग स्टाफ, मरीजों और मरीजों के परिवार वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां पानी के बीच लोग मरीजों को एक से दूसरे जगह ले जाते दिखे। उधर केरल के कोषिकोड जिले में स्कूटर सवार एक व्यक्ति सड़क किनारे बन रहे नाले में गिर गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। उस आदमी के नाले में गिरते ही लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि सड़क से गुजरने के दौरान वो व्यक्ति नाले में गिर गए। हादसा उस वक्त हुआ जब वो नाले के पास से गुजर रहे थे। तभी एक कार अचानक उनकी तरफ मुड़ गई। उससे बचने की कोशिश में जैसे ही उन्होंने स्कूटर रोका, उनका संतुलन बिगड़ गया और वो स्कूटर छोड़कर नाले में गिर पड़े। हादसे के बाद उस सड़क पर जाम लग गया। वहां मौजूद लोग तुरंत उनकी तरफ भागे और उनको नाले से बाहर निकाला। इस बीच कुछ लोगों ने जमीन पर गिरे स्कूटर को भी दोबारा खड़ा किया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान उस व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था, इसीलिए उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच गए। इधर दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदर पिचाई से मुलाकात की। नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत और गूगल के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई। रमजान शुरू होने से पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 3 सैनिकों को रिहा कर दिया। ये सैनिक पिछले साल अक्टूबर महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प के दौरान पकड़े गए थे। बताया गया कि काबुल में सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जमात इस्लामी के अमीर और प्रमुख विपक्षी नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश के साथ मजबूत रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात दोहराई। उधर झारखंड की राजधानी रांची में एक वकील पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर उस मोटरसाइकिल को सड़क पर कुछ दूर तक घसीट दिया। उस बाइक सवार लड़के ने बताया कि वो सड़क से गुजर रहा था, तभी उस वकील ने अपनी गाड़ी से उसकी मोटरसाइकिल को उड़ा दिया। हालांकि इस मामले में वकील की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। बाद में इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि आरोप लगा कि उन्होंने उस लड़के की मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी और विरोध करने पर उसे अपनी गाड़ी के बोनेट पर कई किलोमीटर तक घसीटा। देखिए मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है अभी। अरे मर जाइए, अरे मर जाइए, अरे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे रे, अरे मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे रे। इस दौरान उनकी गाड़ी के बोनट पर अटका हुआ वो लड़का चीखता चिल्लाता रहा और अपने एक हाथ से वो वीडियो भी रिकॉर्ड करता दिखाई दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी गाड़ी ठोक के भाग रहा है। रोकिए, रोकिए, सबको ठोक रहा है। देखिए, देखिए, सबको ठोक रहा है, हिट एंड रन कर रहा है ये। अरे रोको, रोको, अरे रोको, अरे रोको गाड़ी, सबको ठोक रहा है, हिट एंड रन कर रही है। पूरा वीडियो है मेरे पास। नवाज खान नाम का वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए बार बार उनसे गाड़ी रोकने की अपील करता रहा, लेकिन उस वकील ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और तेज रफ्तार में वो गाड़ी चलाता रहा। नवाज ने आरोप लगाया कि वो वकील उसे अपनी गाड़ी के बोनट पर घसीटते हुए अपने घर तक ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की। और इतना ही नहीं, उसने उस वकील पर धमकाने का भी आरोप लगा दिया। अपना घर लेके आ गया हमको मारने के लिए, पूरा सबके ऊपर चढ़ाते हुए। पूरा वीडियो है मेरे पास, पूरा वीडियो है। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं।
अब पूरा वीडियो है। रांची के डोरंडा थाना इलाके में हुई इस घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने उस वकील को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही उनकी गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली। नवाज खान ने बताया कि वो सड़क से गुजर रहा था। इसी बीच उस वकील ने उसकी मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी और टक्कर की वजह से उसकी मोटरसाइकिल का ब्रेक टूट गया। मेरा गाड़ी का ब्रेक टूट गया है। अब मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे आदमी। मेरा हाईकोर्ट में पहला केस लगा हुआ, बता देते अगर मेरा केस खराब हुआ तो आप मेरा पैसा दो, आप जाओ। इतना बड़ा गाड़ी लिया, आप ठोक दिए, मेरा ब्रेक बनवा, आप जाओ। मेरा पहला केस है, आप नोट करिए ना नंबर उम्र। वहाँ टक्कर के बाद नवाज ने उस वकील से नुकसान की भरपाई की बात कही और उनसे हर्जाने के तौर पर रुपए मांगे, लेकिन आरोप लगा कि गाड़ी चला रहे उस वकील ने उसे पैसे नहीं दिए और बार बार उन्होंने कोर्ट जाने में हो रही देरी का हवाला दिया। बताया गया कि उन्होंने बाद में नवाज से इस मामले में फैसला करने की बात की, लेकिन नवाज उनकी गाड़ी के सामने डटा रहा और उनसे नुकसान की भरपाई के लिए रुपयों की मांग करता रहा। लाखों रुपया करोड़ों रुपया गाड़ी रखते हैं, 2000 रुपये देने ताकत नहीं है। हाँ तो कैसे तुम जाने ही नहीं देंगे। आरोप लगा कि इस कहासुनी के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी के बोनट पर नवाज को कई किलोमीटर तक घसीटा। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि इस दौरान उन्होंने सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की एक जवान और एक रिक्शा चालक को भी टक्कर मार दी। इस घटना के बाद नवाज और उसके परिवार के लोग थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने उस वकील को हिरासत में लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी। इधर बिहार के सहरसा में एक छात्र की गोली मारकर हत्या किए जाने से कोहराम मच गया। बिहार के सहरसा में अंकित कुमार नाम के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वहां सनसनी मच गई। घटना तब हुई जब 7वीं में पढ़ने वाला वो छात्र स्कूल से घर लौट रहा था। उसी दौरान एक बाइक पर बैठे 3 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।